जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपन लोग मॉक टेस्ट नंबर आज 8 करने वाले हैं। डेली की तरह इसमें भी 25 क्वेश्चन हल करेंगे और इनमें से आप कितना स्कोर कर पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके और यूपी जीके, इनके लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन, लगभग 5 किसी के 5-5, सबके 5-5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यानी कि पूरे सिलेबस में से जितना भी आपका आता है उसके हिसाब से हमने इन प्रश्नों को सेट किया है। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन दबा लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, पढ़ेंगे। कह रहा प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम नहर किस समुद्री गलियारों से होकर गुजरती है। सर, मन्नार की खाड़ी, मलक्का जलमुंड्रम, या कच्छ की खाड़ी, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपके यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपको याद है, मन्नार की खाड़ी से होकर जाती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आप लोग जानते होंगे, हमारे इधर इस वाले क्षेत्र में पड़ती है, श्रीलंका का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पड़ती है। और श्वेत समुद्रम जो नहर है ये यहीं से होकर जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन कह रहा है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बोलेंगे, कह रहा है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए। लिमोलॉजी, पेटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, या जल विज्ञान। क्या होगा राइट आंसर, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, लिमोलॉजी हो जाएगा। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर बूझ ली जाए कि सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं, हज़ारों झीलों वाला शहर कौन सा है, देश कौन सा है, तो फिनलैंड। फिनलैंड जो है, से हज़ारों झीलों वाला देश कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी सर क्या है, हेलसिंकी है। आपको याद रखना है, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, याद रखेंगे। अगर सबसे बड़ी झील आपसे पूछ ली है, सबसे बड़ी झील कौन है, तो क्या बताएंगे सर, कैस्पियन सागर का है। कहाँ पर है, कैस्पियन सागर है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है, ये एशिया, और सर ये भी बात आपको याद रखनी है, एशिया के आसपास, एशिया के पास पड़ती है। और एशिया के कितने सर, एशिया के 5 देश इसमें सीमा साझा करते हैं इससे। ठीक है, और एशिया से 5 देश, जैसे तुर्की हो गया, ईरान हो गया, रूस हो गया, ये इससे साझा करते हैं 5 देश। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी हो जाए। अगर सबसे गहरी बूझ ले तो आपको याद है वैकाल झील। वैकाल झील है, ये कहाँ पर पड़ती है सर, ये भी एशिया में और रूस में पड़ती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत बेहतरीन दिया। कह रहा है निम्नलिखित में से अलग को पहचानिए। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे किस प्रकार पूछ दिया गया जैसे आपको रीजनिंग में पूछे जाते हैं। बताइए, डेल्टा, बोल्सन, आर्कलेस लेक, या क्रीप। तो मैं आपको बताऊं, इसमें बोल्सन आपका अलग हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, बोल्सन आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, देखिए आइए पूरा कारण जानते हैं। देखो, पूरा कारण ये है कि बोल्सन मूल रूप से क्या है, एक रेगिस्तानी घाटी होती है। क्या होती है सर, बोल्सन जो होती है एक रेगिस्तानी घाटी है जो आमतौर पर नमक के ढेर पर केंद्रित होती है। इस प्रकार की सपाट फर्श वाली रेगिस्तानी घाटी आमतौर पर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी होती है। इसलिए आपका जो बोल्सन हो जाए ये आपका अलग हो जाएगा निम्न में से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा लोकटक क्या है। लोकटक क्या है, घाटी है, झील है, नदी है, या पर्वत श्रृंखला। तो आप लोग जानते हैं लोकटक क्या है सर, लोकटक झील है। नहीं, बताओ, लोकटक झील आपको याद रखना चाहिए। क्या है सर, ये आपकी झील है, लोकटक झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ती है सर, ये मणिपुर में पड़ती है, भारत में मणिपुर में ये पड़ती है। ठीक है, और मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है लोकटक झील को। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है किसे। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़े किस पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील है लोकटक झील। आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है लोनार झील कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है लोनार झील जो है ये कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है। लोनार झील है ये कैसी है, उल्का निर्मित झील है। उल्का निर्मित कैसी, उल्का निर्मित झील है। इसे क्रिएटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्रिएटर झील, क्रेटर झील। ठीक है, क्रेटर झील कहते हैं, क्रिएटर ने सॉरी क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर झील का ये उदाहरण है। तो ये उल्का निर्मित झील है सर, कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, आपको याद रखना कहाँ पर सर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए, अब चलते हैं पॉलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर। और पॉलिटी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे, गलत नहीं कह रहेंगे। क्या निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है सूचना का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, काम का अधिकार,
इनमें से कोई नहीं। कौन आपका मौलिक अधिकार है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या बताएंगे आप, बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में हाजिर है। तो आपको याद रखना इनमें से आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, तो विकल्प आपका क्या होगा, कोई नहीं, ये आपका विकल्प डी होगा। ठीक है, ये आपके कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सरकार का एकात्मक रूप वह है जिसमें सभी शक्तियां किसके हाथ में निहित होती, केंद्रित होती हैं, बताइए। स्थानीय सरकार के, केंद्र सरकार के, प्रांतीय सरकार के या पंचायतों के, क्या होगा सरकार का एकात्मक रूप, क्या होगा एकात्मक रूप। जब आपके अगर आए एग्जाम में बूझ ले ये क्वेश्चन तो क्या आप लगा के आएंगे, बताइए। सरकार का अगर एकात्मक रूप होता है तो आपको याद रखना है एकात्मक रूप में केंद्र ताकतवर होता है। ठीक है, एकात्मक रूप में क्या होता है सर, हाथों में केंद्रित होता है, किसके, केंद्र के सरकार के हाथों में पूरा का पूरा शक्तियां, सभी की शक्तियां हैं। और अपन लोग जानते हैं अपने भारत में क्या शक्तियों का विभाजन है, राज्य के पास भी शक्तियां और अपने केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पॉलिटी का दमदार क्वेश्चन है। क्या आप बताइए कि द्विसदनी प्रणाली सरकार के निम्नलिखित में से किस रूप की एक विशेषता है। क्या एक विशेषता है, संसदीय प्रणाली की या राष्ट्रपति प्रणाली की, संघीय प्रणाली की, एकात्मक प्रणाली की, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जवाब। तो आपको याद रखना जो द्विसदनीय जो होती है, जैसे द्विसदनीय मतलब भारत में क्या सर, दो सदनीय, एक राज्यसभा आपको देखने को मिलती है और एक क्या होती है, सॉरी द्विसदनीय, आई एम सॉरी, ये इस प्रकार नहीं। जैसे द्विसदनीय प्रणाली का क्या मतलब होता है सर, एक तो आपको केंद्र देखने को मिलेगा, क्या सर देखने को मिलेगा, एक केंद्र देखने को मिलेगा और उसके नीचे क्या होते हैं सर, राज्य होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसे सर द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, द्विसदनीय प्रणाली से कहा जाता है। और ये किसकी है, संघीय प्रणाली की विशेषता, किसकी सर, संघीय प्रणाली की विशेषता होती है। आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्या निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, पंचायत में, नगर पालिका, दोनों। ये क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्योंकि ग्राम पंचायतें साफ साफ जो आपके एग्जाम में है वहाँ पर एक टॉपिक दिया है ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी आपको पंचायती राज आपके टॉपिक से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करेगा, जो भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे। तो आपको याद है इन दोनों में होती है। ठीक है, पंचायत में भी महिलाओं को आरक्षण मिलता है और नगर पालिका में भी। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो कितने परसेंट, तो आपको याद है 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है, राइट आंसर बताना है, कौन सी कह रहा है भारतीय सरकार की जो विशेषता है संविधान की नहीं है। सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षीय रूप और या संघीय सरकार। तो अभी हमने क्या देखा सर, हमारे यहाँ कैसी है, संघीय सरकार का क्या है, संसदीय रूप है, बिल्कुल सही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, लेकिन सरकार का अध्यक्षीय रूप नहीं है। ठीक है, तो आपका विकल्प की उत्तर क्या होगा, सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय सरकार भी है। ठीक है, तो बी, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि विशेषता नहीं है तो आप क्या बताएंगे सर, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी के हमने 5 क्वेश्चन किए, अब चलते हैं एक बेहतरीन और सेशन पर। अब यहाँ से हम करते हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इस प्रकार से अपने इस पीडीएफ को तैयार किया कि आपको लगेगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कह रहा है हड़प्पा खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, दयाराम साहनी या राखालदास बनर्जी ने कहते हैं, आर.डी. बनर्जी लिखा है सर, राखालदास बनर्जी भी कहते हैं, जॉन मार्शल या मार्टिमर हुइलर। तो मैं आपको बता दूं सर 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी जब सभ्यता की खोज हुई तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया ये हड़प्पा निकला था, हड़प्पा। ठीक है, और इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, 1922 में एक और भव्य स्थल खोजा गया जिसे क्या कहते हैं सर, मोहनजोदाड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहनजोदाड़ो कहते हैं, 1922 में खोजा गया था। ठीक है, और हड़प्पा जो खोदा था ये दयाराम साहनी ने खोजा था। किसने, दयाराम साहनी जी ने खोजा था, ये आपको याद रखना, दयाराम साहनी जी का। ठीक है, और अगर नेतृत्व आपसे बुझले कि नेतृत्व कौन कर रहा है तो जॉन मार्शल जी का नेतृत्व किसका था, पुरातत्व जो सर्वेक्षण
सर्वेक्षण था उनका नेतृत्व किसका था? जॉन मार्शल का नेतृत्व था। ठीक है, और अगर मोहनजोदड़ो बुझले किसने खोजा था? तो आपको याद है मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी जी ने खोजा था 1922 में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और हड़प्पा किस नदी पर था? तो आपके अगर बुझले तो रावी नदी के तट पर। किस पर? रावी नदी के तट पर है पड़ता है। और मोहनजोदड़ो ये आपका सिंधु नदी पर था। किस पर? सिंधु नदी के तट पर है, याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मैं एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए चल रहा हूं, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हाँ इस पर चर्चा करनी वाली। ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर कह रहा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, बाजीराव सेकंड, या बालाजी बाजीराव, या बाजीराव थर्ड? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका आ रहा है। ठीक है, बाजीराव सेकंड जो थे ये अंतिम पेशवा थे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, सालवाई की संधि बहुत पूछी जाती है मराठा साम्राज्य, जब भी आप पढ़ेंगे सर सालवाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संधियाँ इन्होंने की थी उनको आप, जैसे बड़गांव की संधि थी, सालवाई की संधि थी, और जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे उनको आप जरूर पढ़ें, वो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बोलेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए तेरे के क्या हो जाएगा राइट आंसर? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो आप लोग जानते होंगे राइट आंसर क्या होगा जाएगा सर? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, कौन सा सर? ब्रह्म समाज चलाया था इन्होंने, ब्रह्म समाज। कब? 1928 में। दयानंद सरस्वती क्या चले लेके आए थे सर? आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज, आर्य समाज लेके आए थे। ठीक है, आर्य समाज। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कौन सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? बंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली? क्या होगा राइट आंसर? बात करें सर थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो मैडम ब्लावत्स्की और कार्नल आर्काट ने इसकी जो स्थापना की थी, स्थापना क्या सर? स्थापना जो इसकी की थी वो कब की थी? तो मैं आपको बताऊं सर इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। कब? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आर्काट के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसका जो मद्रास में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, मद्रास में इसका मुख्यालय कब बनाया गया? तो आपको याद है 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास में बनाया गया था। ये भी बात आपको याद रखें, कब? 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास में बनाया गया था। ठीक है, मुख्यालय इसका मद्रास में बनाया गया था। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कि आप भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपने वाले क्वेश्चनों में से एक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, या लॉर्ड कैनिंग? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर, ठीक है, पूछा जाता है। फिर गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए तो आपके एग्जाम में सर बंगाल का गवर्नर जनरल भी पूछ लिया जाता है, वो भी आपको याद रखना। गवर्नर जनरल, बंगाल का अगर गवर्नर खाली पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? क्लाइव था। कौन सा था? क्लाइव था, याद रखेंगे। और गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे सर? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था, आपको याद है वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में पूछा गया कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखो 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह होता है, और 1858 का एक्ट आता है। उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी वो उससे भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर फिर ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आ गई, और उसी के द्वारा फिर क्या बन गया? फिर वायसराय बनने लगे। क्या बनने लगे? वायसराय बनने लगे। तो आपको याद गवर्नर जनरल का अगर पूछ ले पद कब समाप्त हुआ तो आप बताएंगे 1858 में समाप्त हुआ। लॉर्ड कैनिंग जो था ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय भी था, याद रखेंगे। चलिए अच्छा पहला गवर्नर जनरल कौन था ये कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, चलिए एक और स्ट्रेटजी का बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे स्ट्रेटजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के एक नए बंदरगाह की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है? उस पोर्ट का नाम बताया जिसने लैंडलॉर्ड मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बताइए लैंडलॉर्ड मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सर धावना पोर्ट होगा, बधावना पोर्ट होगा, या कोलकाता हल्दिया पोर्ट, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको याद रखना है इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा सर? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर विकल्प बित्तर बी होगा। ठीक है, कोलकाता हल्दिया पोर्ट जो है ये आपका विकसित किया जाएगा। किस पर? लैंडलॉर्ड मॉडल पर, याद रखेंगे। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
स्टैटिक का एक बेहतरीन क्वेश्चन और भी है, कह रहा भीमबेटका रॉक सेल्स के भीतर स्थित है। जो भीमबेटका है उसके रॉक सेल्स के भीतर क्या स्थित है? कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है, मोमेल्स नेशनल पार्क है, या मदेही वन्यजीव अभ्यारण्य, या रातापानी अभ्यारण्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है सर आप एग्जाम में छोड़कर आने वाले क्वेश्चन। बताइए ये क्वेश्चन है नहीं इंपॉर्टेंट है? बताइए किसको इसको क्वेश्चन नंबर 17 नहीं पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएगा। ठीक है, चलो क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा सर? रातापानी अभ्यारण्य याद रखेंगे। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भीमबेटका की गुफाएं आपसे पूछ ली जाए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, तो बताएंगे एमपी में भीमबेटका की गुफाएं और भारत की सबसे प्राचीनतम गुफाएं भी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा? ये बात छोड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल जिन लोगों को अगर रिपोर्ट याद रखनी है तो वो रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट जो 2020 में थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, इसमें 112 स्थान पर भारत था। और ये कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना सर, ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए इसके बाद अपन लोग यूपी जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं स्टैटिक के बाद। ठीक है, चलो क्या ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? बोलेंगे ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? राजा भोज, मान सिंह तोमर, घनानंद या बिमनाग? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? तो आपको याद रखना किसने सर? मान सिंह तोमर ने। मान सिंह तोमर ने बनवाया था किसका? ग्वालियर का किला, याद रखेंगे। ठीक है, ग्वालियर का किला मान सिंह तोमर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा आलू की आंखें उपयोगी हैं। आलू की आंखें आपने देखा होगा इस प्रकार से कुछ बना होता है, आलू में नहीं बना होता है, तो वही आपसे पूछा गया कि आलू की आंखें उपयोगी होती हैं। तो आपको याद है वनस्पति प्रसार के लिए, उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से पौधा निकलता है, अगला पौधा जो है उन्हीं से निकलता है। तो वनस्पति प्रसार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सर? आलू की आंखें, ये उपयोगी होती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम और धमाके से। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है यूपी का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। यूपी कांस्टेबल में तो 5-6 आते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन है, कह रहा लखनऊ संगीत घराना संबंधित है। लखनऊ संगीत घराने से कौन संबंधित है? ब्यादीन है, कोदौ सिंह, या वाजिद अली शाह, या उपरोक्त सभी? तो आपको याद रखना है वाजिद अली शाह और ये सभी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये लखनऊ संगीत से संबंधित है, लखनऊ घराने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट घराने होते हैं, कई घराने हमारे यहाँ यूपी में देखने को आपको मिलते हैं, जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें लखनऊ का घराना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ? तो टिक तो लगाई है, तो आपको याद रखना लखनऊ नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना कब सर? 1951 में की गई थी पुरातत्व विभाग की स्थापना। कब सर? 1951 में की गई थी पुरातत्व विभाग की स्थापना। कह हरदौल कथा किस क्षेत्र का लोकगीत है? बोलेंगे हरदौल कथा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो आपको याद है हरदौल कथा जो है ये बुंदेलखंड का, किसका सर? बुंदेलखंड का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको याद है हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। अच्छा, मेरठ की नौचंदी बहुत फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछेंगे नौचंदी। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगरा में सुलह कुल महोत्सव कई बार आया है आपके एग्जाम में, सुलह कुल महोत्सव याद रखेंगे। सुलह कुल महोत्सव 10वां बार आया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आगरा में फरवरी माह में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, किस माह में मनाया जाता है? फरवरी माह में मनाया जाता है, याद रखें। ठीक है, चलो तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलेंगे, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़ें। हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस से 25 क्वेश्चनों का लेके आते हैं, जिसमें आपको जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपकी प्रैक्टिस होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।